डिवाइड करते हैं, माइक्रोसिटिक इनीमियास, नॉर्मोसिटिक और मैक्रोसिटिक इनीमियास। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसिटिक इनीमियास के बारे में। यहाँ से स्टार्ट लेंगे कि माइक्रोसिटिक इनीमियास। ओके जी, माइक्रोसिटिक इनीमियास में एमसीवी की जो वैल्यू है वो लेस देन 80 होती है। इन दीज इनीमियास the MCV mean corpuscular volume value is less than 80 femtoliter. FL is the unit for MCV। ठीक है जी, फेमटोलीटर इसको कहते हैं। देखिए, अगर इसकी डायग्राम को हम देखें या स्केच को देखें, इनीमिया के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, इन हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ टू थिंग, हीम एंड ग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन। ठीक है जी, ओके। अब हीम एक ऐसा पार्ट है हीमोग्लोबिन का जो फर्दर दो पार्ट से बना है। इसके अंदर जनाब आयरन, प्रोटोफोरपायरिन, यस्टरडे वी डिस्कस प्रोटोफोरपायरिन, और जो ग्लोबिन है इट इज मेड अप ऑफ 2 अल्फा चेन, वेरी गुड, एंड 2 बीटा चेन। इफ वी वर टॉकिंग अबाउट एडल्ट हीमोग्लोबिन, जिसको हम HbA कहते हैं। एडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन, हीम पार्ट में आयरन और प्रोटोफोरपायरिन। अगर फॉर एग्जांपल फूड के जरिए बाहर से आयरन की इनटेक क्या हो जाए, कम, या फूड में आयरन आए लेकिन वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब ना हो जाए, तो दोनों हालत में किस चीज़ की डेफिशिएंसी आएगी, आयरन की। जब ये कम हो जाएगी तो हीम नहीं बनेगी, हीम नहीं बनेगी तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी। तो छोटी होने की वजह से उसका ओवरऑल लेवल भी कम होगा, इनीमिया, और ऐसे इनीमिया को हम क्या कहेंगे, आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया। तो फर्स्ट लेके माइक्रोसिटिक इनीमियास के अंदर फर्स्ट इनीमिया इज कॉल्ड आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया, इसकी वजह यह है या तो वो इनीमिया जिसमें आयरन की इनटेक कम हो जाए या इसकी बॉडी से लॉस ज़्यादा हो जाए, तो दोनों कंडीशन में ब्लड के अंदर आयरन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इनीमिया in which there is due to decrease intake of iron or excessive loss of iron। ठीक है जी, तो आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया के अंदर या तो इनीमिया डाइट के अंदर वो आयरन जो डाइट में कम मिलती है, या बॉडी के अंदर किसी पैथोलॉजी की वजह से उसकी लॉस क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। इसका मतलब ये है इन विच देयर इज डिक्रीज डाइटरी इंटेक और एक्सेसिव लॉस ऑफ आयरन। ठीक है जी, एक्सेसिव लॉस ऑफ आयरन, दोनों कंडीशंस की वजह से आयरन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसकी काजेज लेके कि व्हाट आर द डिफरेंट काजेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया। तो काजेज लेके काजेज, व्हाट आर द डिफरेंट काजेज। नंबर 1, लेस इनटेक हो सकती है कि नहीं। अगर आयरन को हम डाइट में क्या ले लें, कम ले रहे हैं, तो आयरन डेफिशिएंसी होगी। नंबर 2, GIT ब्लीडिंग, अगर अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जिसमें स्टमक आ सकती है, इंटेस्टाइन, उससे क्या हो रही हो, ब्लीडिंग। तो जहाँ से भी ब्लीडिंग होगी, ब्लड कंटेन RBC, और RBC में हीमोग्लोबिन है, इट कंटेन आयरन, तो आयरन की डेफिशिएंसी आएगी। लेकिन दो तरह की ब्लीडिंग है, ऐसा ब्लीडिंग जो कम टाइम तक हो जाए उसमें नहीं, वो ब्लीडिंग जो आहिस्ता आहिस्ता हो लेकिन लॉन्ग रन तक हो। सो क्रोनिक GIT ब्लीडिंग में आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया होती है, अक्यूट ब्लीडिंग में नहीं। क्रोनिक GIT ब्लीडिंग कैन कॉज आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया, क्योंकि अक्यूट तो ख़त्म हो जाती है तो बोन मेरो मजीद RBC बना लेती है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आहिस्ता आहिस्ता ब्लीडिंग हो जाए, एक वक्त आएगा कि आयरन की जो स्टोर है, ओवरऑल लेवल है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए
एनकाइलोस्टोमा, ये एमसीक्यूज है, एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेले, ड्यूडेनेले इन्फेक्शन, एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेले इन्फेक्शन, इट इज वन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ, जीआईटी ब्लीडिंग इज मोस्ट कॉमन, ठीक है, जहां पे ब्लीडिंग होगी जीआईटी के अंदर ज्यादा होती है, अदर ब्लीडिंग में आयरन नहीं जाती, अदर ब्लीडिंग में ओवरऑल आरबीसी खत्म हो जाती है। तो hemolytic anemia is due to rupture of RBC, bleeding is not rupture of RBC, hemolysis means rupture of RBC को कहते हैं, उसमें आरबीसी की रप्चर होती है, ब्लीडिंग में आरबीसी की रप्चर नहीं होती, ब्लीडिंग में आरबीसी की लॉस होती है। ओके, जब ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग उसमें आरबीसी लॉस होगी, आरबीसी के अंदर चेंजेस आएगी, आरबीसी चेंजेस इन द ब्लीडिंग लीड टू चेंजेस इन हीमोग्लोबिन, और जो हीमोग्लोबिन की चेंजेस है उसमें जो ग्लोबिन पार्ट है वो डिटेच होकर ये किसी और पर्पस में यूज हो जाता है, और जो आयरन है ये ब्लीडिंग के साथ जो है ना बॉडी से फ्लश हो जाती है, तो आयरन की क्या जाती है, डेफिशिएंसी। कंसेप्ट कहीं और पे चला जाता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे इसकी रीजन, लेकिन जीआईटी ब्लीडिंग में ग्लोबिन इज रीअब्सॉर्ब बैक टू द बॉडी फॉर सम अदर फंक्शन, बट हीम पार्ट के अंदर जो आयरन है ये बॉडी से फ्लश हो जाती है, तो आयरन की डेफिशिएंसी आती है। एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेले, इट इज अ माइक्रोबियल एजेंट, ये एक वॉर्म इन्फेक्शन है, क्या है, वॉर्म माइक्रोबियल एजेंट विच काज ड्यूडिनम इन्फेक्शन, जो कहाँ पे इन्फेक्शन कराता है, ड्यूडिनम में, क्लियर है। तो एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेले इज अ इन्फेक्शन which can affect the duodenum, duodenum is the first part of a small intestine, और duodenum के अंदर अगर हम फूड में आयरन लेते हैं तो इसकी अब्जॉर्प्शन कहाँ से होती है, duodenum, तो अगर duodenum को पहले से इन्फेक्शन है तो उसमें आयरन की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो आयरन लूज होगा बॉडी से and there will be deficiency of iron. Why this infection can cause iron deficiency? Because this infection can damage the duodenum and duodenum is the site for the absorption of iron. ये भी एमसीक्यूज आता है कि नॉर्मल एब्जॉर्प्शन साइट क्या है, आंसर इज ड्यूडिनम है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल ब्लीड, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के अंदर भी आयरन की क्या हो सकती है, कमी हो सकती है, इसलिए ओवरऑल आरबीसी में फीमेल के अंदर क्या हो जाती है, कम। तो नीचे लेके एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन, अगर फीमेल है उसकी एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन हो जाए तो उसमें भी जनाब हमारे पास आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। जीआईटी सर्जरी लेके, जीआईटी सर्जरी ऐसी कंडीशन जिसमें हमें जीआईटी के अंदर क्या करनी पड़े, सर्जरी, स्पेशली इफ वी रिमूव ड्यूडिनम पार्ट, अगर किसी डिजीज की वजह से हमें इंटेस्टाइन का ड्यूडिनम पार्ट रिमूव करना पड़े, उसके बाद उन लोगों में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, या तो ड्यूडिनम काम नहीं करेगा या ड्यूडिनम सर्जरी में रिमूव होगा, दोनों कंडीशन में आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, क्लियर है। तो यहाँ पे इसके साथ जो एमसीक्यूज है, द नॉर्मल absorption of iron occur from dash, answer is duodenum, that is duodenum, clear है जी। next, the form of iron which is absorbed easily, ठीक है। अब आयरन के दो शक्लें हैं, एक फेरस है और एक फेरिक है। फेरस जो आयरन है वो मीट के अंदर होता है, गोश्त अगर कोई खाए उसको कौन सा आयरन मिलेगा, फेरस। वेजिटेबल के अंदर फेरिक आयरन है, कौन सा, फेरिक, तो वो फेरिक इंटेस्टाइन में किस में कन्वर्ट होगा, फेरस में, फिर वो जाकर एब्जॉर्ब होगा, और जो बंदा मीट खाएगा तो उसकी डायरेक्ट फेरस जाकर एब्जॉर्ब होगी। आप लोगों ने लिखना है फेरस फॉर्म, which form of iron is commonly more absorbable, Fe+2, that is called ferrous form। इसका एक रीजन मैं बताने लगा हूँ, फर्स्ट एड में तो नहीं है लेकिन इसका थ्योरेटिकली एक रीजन ये है, आयरन की जो अब्जॉर्प्शन है ये तो ड्यूडिनम से होती है, ड्यूडिनम इज अ सी शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये आयरन है बॉडी में दो शक्लों में, फेरिक और फेरस फॉर्म में,
कोई भी चीज अगर हम ड्यूडिनम से ले जाए कहाँ तक, ब्लड तक, इसको अब्जॉर्प्शन कहते हैं। इस ड्यूडिनम के अंदर एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसका नाम है, दिस इज अ ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ ड्यूडिनम। इस ट्रांसपोर्टर का नाम है DMT1। इसका नाम क्या है, DMT1। DMT1 स्टैंड फॉर डाइमेटालिक ट्रांसपोर्टर 1। The transporter present in the duodenum is called DMT1, which is called dimetallic transporter 1। इसका मतलब ये है आयरन इज अ मेटल। आयरन क्या है, ये मेटल है। जिस तरह लेड आयरन ये मेटल है ना। अब ये डाई मेटालिक है, इसके साथ 2 चार्ज है, और ये ट्राई मेटालिक है। इसको हम डाई मेटालिक आयरन कहते हैं, इसको हम ट्राई मेटालिक आयरन। ड्यूडिनम के अंदर अल्लाह ने जो ट्रांसपोर्टर रखी है आयरन की अब्जॉर्प्शन के लिए, वो कौन से है, डाई मेटालिक। इसलिए गुड एब्जॉर्प्शन रेट इज इंक्रीज बाई फेरस आयरन। कि वाई फेरस आयरन इज एब्जॉर्ब इजीली देन फेरिक, because in the duodenum the transporter which is present for the iron absorption is only except dimetallic iron and that is Fe+2। क्लियर है। सो Fe+2 इसलिए ड्यूडिनम से आसानी से एब्जॉर्ब होता है। किसी ने अगर फूड में Fe+3 लिया है, वो ड्यूडिनम के अंदर पहले किस में कन्वर्ट होगी, +2, फिर जाकर वो क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट इसमें जो MCQs है, अगर आयरन ड्यूडिनम से क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, तो आयरन फ्री इन द ब्लड इज ऑलवेज टॉक्सिक। याद रखें, अगर आयरन की अब्जॉर्प्शन हो जाए और वो कहाँ तक पहुंच जाए, ब्लड में, तो अकेला आयरन ब्लड के अंदर क्या है, टॉक्सिक है। तो इस आयरन को टारगेट एरिया तक कैरी करने के लिए हमें एक कैरियर प्रोटीन का जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आयरन इधर से एब्जॉर्ब होकर किधर आ जाए, ब्लड में, इफ आयरन इज अलोन इन द ब्लड इट विल बी वेरी डेंजरस। तो इस आयरन को कैरी करने के लिए ब्लड में एक साथी होना जरूरी है कि नहीं। सो देयर इज अ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड विच कैन कैरी द आयरन। तो लेके द कैरियर प्रोटीन फॉर द आयरन, ये भी MCQs है। द कैरियर प्रोटीन फॉर द आयरन इन द ब्लड। ब्लड के अंदर वो प्रोटीन जो किसको कैरी कर सके, आयरन को, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफरिन। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफरिन। सो ट्रांसफरिन हेल्प इन दी ट्रांसफरिंग। ये किस में काम करता है, ट्रांसफरिंग में। फेरिन इज द वर्ड फॉर फेरस फॉर्म ऑफ आयरन। तो फेरस फॉर्म को, आयरन को ट्रांसफर करने वाला प्रोटीन ब्लड के अंदर क्या कहलाता है, ट्रांसफरिन कहलाता है। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द अमाउंट ऑफ आयरन। ये सारे वर्ड अगर आप लोग को क्लियर हो जाए, MCQs भी खत्म और आप लोग को एनीमिया भी आसानी समझ आएगी। ठीक है। फिर ये है द अमाउंट ऑफ आयरन बाउंड टू दी ट्रांसफरिन, क्योंकि आयरन इसको बाउंड होगा कि नहीं, ट्रांसफरिन इन दी ब्लड। यार समझ रहे हो, ब्लड के अंदर वो प्रोटीन जो आयरन को कैरी करे उसका नाम क्या है, ट्रांसफरिन है। फिर जितना आयरन किसको बाउंड हो जाए, इसको हम कहते हैं परसेंट सेचुरेशन। इसको हम क्या कहते हैं, परसेंट सेचुरेशन ऑफ आयरन, परसेंट सेचुरेशन ऑफ आयरन। अब देखें, मैं आप लोगों को इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि ये सारे इन्वेस्टिगेशन में पूछते हैं। ठीक है। अगर ये ट्रांसफरिन है, ट्रांसफरिन एक व्हीकल का काम करता है, गाड़ी का काम करता है, जो किसको लेगा, आयरन। आयरन इसके जनाब क्या है, मुसाफिर है। मुसाफिर है, पैसेंजर है, जो ट्रांसफरिन में जाएगी। मैं कहता हूँ ट्रांसफरिन प्रोटीन के अंदर सीट से 4, ये कार है, इसके अंदर कितने सीट है, 4। इधर फोकस करें, 4 सीट वाली गाड़ी है तो उसमें कितने लोग बैठेंगे, 4 बैठेंगे। ठीक है। इसका मतलब Fe+2 1, Fe+2 2, Fe+2 3 और ये 4। इसको ये मजीद आयरन ले सकता है। इसको हम कहते हैं फुली सेचुरेटेड ट्रांसफरिन। हम क्या कहते हैं, फुली सेचुरेटेड। ज्यादा अमाउंट, जितना अमाउंट आना था उतना अमाउंट वो उसके साथ क्या है, बाउंड। इसको कहते हैं 100% सेचुरेशन। हम क्या कहेंगे, 100%। इधर देखें, अगर हम इसको एक रिमूव करें तो ये 75% सेचुरेट है। अगर इससे एक मजीद हम रिमूव करें, ये 50% सेचुरेट है, हाफ सेचुरेट है। और हाफ इसके अंदर मजीद जो है ना एक चीज रहती है। यार एक मिनट, हेलो, अस्सलाम।
बाद में। ओके जी, क्लियर है। तो क्या बताया, ट्रांसफरेंट का काम यह है कि आयरन को ब्लड के अंदर क्या करे, कैरी करे। अब इधर देखें, जितना आयरन इसके साथ बाउंड होगा उसको हम परसेंट सेचुरेशन कहते हैं। अब इसकी परसेंट सेचुरेशन कितनी है, 50। अब कितनी है, और अब कितनी है, 0% है बस, ठीक है। अब आयरन को बाइंड करने की जो सलाहियत है किस चीज के अंदर, ट्रांसपेरेंट में, इसको TIBC कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, TIBC। तो लेके द एबिलिटी ऑफ ट्रांसपेरेंट टू बाइंड आयरन, एबिलिटी ऑफ transparent to bind iron is called dash TIBC, stand for total iron binding capacity। इसको हम क्या कहते हैं, total iron binding capacity। क्लियर है जी, total iron binding capacity TIBC। ओके, मैं कहता हूं जनाब ए ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, इसके साथ कितनी सीट्स है, 4, ठीक है। ये दूसरी ट्रांसपेरेंट गाड़ी है ना, इसमें भी 4 सीट है। अब इसके साथ ये जनाब टच हुआ है क्या चीज, आयरन, आयरन है सारे ना। इसकी सेचुरेशन कितनी है, 100%। इसकी सेचुरेशन कितनी है, 0%। इसके साथ कोई आयरन टच नहीं है, इसके साथ चारों के 4 आयरन टच है। तो जितने ज्यादा आयरन टच होंगे उतना परसेंट सेचुरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। इसकी मजीद लेने की कैपेसिटी कितनी है, तो जो ट्रांसपेरेंट 100% सेचुरेट हो उसकी TIBC 0 होती है, उसकी TIBC क्या होती है, 0। लेकिन इसके साथ कितनी परसेंट सेचुरेशन है, तो ये कितना मजीद ले सकता है, 4। तो जिसकी सेचुरेशन 0 है उसकी TIBC 100% होती है। क्लियर है, ये वर्डिंग ये है। इसका मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंट के साथ जितने आयरन अटैच हुए हो उसको हम परसेंट सेचुरेशन कहते हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंट लेने की जो सलाहियत है आयरन की, उसको हम क्या कहते हैं, TIBC कहते हैं। बात क्लियर है कि नहीं। ओके, इधर देखें, ये एक ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट कितना परसेंट सेचुरेट है, 50%। मजीद कितना ले सकता है, 50। तो 50% सेचुरेट भी है और उसकी 50% TIBC भी है, ठीक है ना, हाफ। ये इधर देखें, अजब गुल ये कितना परसेंट सेचुरेट है, 50 के 75 लेने की एबिलिटी कितनी है, तो 25% इसकी TIBC है, 75% सेचुरेशन है। इसका मतलब बस ये है, ठीक है। तो देखे 3 चीजें मैंने आप एक और MCQ के साथ है वो भी ऐड करें तो सारे एक लाइन, कोई भी एग्जाम हो इसमें एक MCQ आता है, ठीक है ना। ये कंफ्यूजिंग वर्डिंग है सारे। इसका जो नेक्स्ट MCQ है वो भी लिखे, द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन, द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन टिश्यूज। आयरन को हम एडिपोज टिश्यू में स्टोर करते हैं। एडिपोज टिश्यू मीन फैटी टिश्यू, जिसमें फैट्स होते हैं उसको हम कौन से टिश्यूज कहते हैं, एडिपोज। उसके अंदर हम एक्सेस आयरन को क्या करते हैं, स्टोर। और जब आयरन को हम टिश्यू में स्टोर करें उसकी जो स्टोरेज फॉर्म है उसको हम फेराटिन कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, फेराटिन। ये भी MCQ आता है। तो ये फेराटिन लेवल हम CP के बाद आयरन डेफिशिएंसी में चेक करते हैं। यस, तो सीरम फेराटिन इट इज द अकाउंट बैलेंस ऑफ सीरम आयरन। सीरम फेराटिन से ये अंदाजा लगाता है कि बॉडी में स्टोर कितनी है आयरन की। क्लियर है। अब फोकस करें, आयरन कहां से एब्जॉर्ब होगी, ड्यूडिनम से। कौन सी आयरन एब्जॉर्ब होगी, फेरस। अकेला आयरन ब्लड में टॉक्सिक है, तो इसको कैरी करने के लिए कौन बन जाएगा, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर करेगा आयरन को 2 जगहों पे, एक वो जगह जहां पे आयरन की हमें जरूरत होती है और एक वो जगह जहां पे उसने उसको स्टोर करना है। तो उसकी जरूरत हमें होती है जब हम हीमोग्लोबिन बनाते हैं, HB, क्योंकि इसके अंदर हीम में आयरन है और हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन RBC और RBC फॉर्म इन दी बोन मैरो। तो ट्रांसपेरेंट बोन मैरो को कुछ आयरन देते हैं कि ये ले ले, जब बाद में RBC बनेगी तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन में डालिए, ठीक है। तो ये फंक्शन के लिए है। लेकिन जो बॉडी से ज्यादा जरूरत के ज्यादा हो तो वो टिश्यू में क्या करती है, किस चीज की शक्ल में, फेराटिन। ट्रांसपेरेंट इज द ट्रांसफरिंग प्रोटीन बट फेराटिन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन। क्लियर है। फिर फेराटिन को जितने आयरन अटैच होंगे उसको हम परसेंट सेचुरेशन
और ट्रांसपेरेंट की एबिलिटी टू अटैच विद आयरन इज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। इसमें कोई क्वेश्चन है अभी तक? सारे क्लियर है? ओके जी। अब इसमें अगर फॉर एग्जांपल आयरन की डेफिशिएंसी आ जाए, आयरन या तो हम फूड में ना ले सके या फॉर एग्जांपल फूड में ले लेकिन वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब ना हो जाए, तो दोनों कंडीशन में किस चीज़ की डेफिशिएंसी आ सकती है? आयरन की। तो आयरन डेफिशिएंसी में लिखे क्लिनिकल फीचर, पेशेंट किस तरह आएगा, मतलब पेशेंट किस किस सिम्टम के साथ आप लोगों को प्रेजेंट होगा। कल मैंने जर्नल फीचर बताए थे। जर्नल फीचर में पेलर होगा पेशेंट में, टेकिकार्डिया होगा, टेकेपनिया होगा, डिस्पनिया होगा, शार्टनेस ऑफ ब्रेथ, वो मैं फिर नहीं लिखता। ये सारे सिम्टम तो होंगे, लेकिन इसके साथ साथ स्पेसिफिक सिम्टम जो सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी में होगी लेकिन किसी और में नहीं होगी, जिस पर आप लोग आयरन डेफिशिएंसी को मालूम करेंगे। तो आयरन डेफिशिएंसी बच्चों में भी हो सकती है और बड़ों में भी हो सकती है। पॉसिबिलिटी है कि नहीं? अगर आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया किस में हो जाए? चिल्ड्रन में, और आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया किस में हो जाए? एडल्ट्स में, तो उसकी जनाब फीचर जो है वो क्या है? वो अलग अलग है। इफ आयरन डेफिशिएंसी अकरिंग इन चिल्ड्रन, आयरन कम होने की वजह से आयरन इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल इन द चिल्ड्रन फॉर द हीमोग्लोबिन बट आयरन आल्सो कैन मेंटेन द हैबिट नेचर ऑफ बेबीज। बच्चों के अंदर जो ब्रेन की डेवलपमेंट है, हैबिट ऑफ ईटिंग है, उसमें भी किसका रोल होता है? आयरन। तो जब आयरन बच्चों में कम हो जाए तो फिर बच्चे चाहे जो भी खा ले उसको ये सेंस नहीं होता कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं। बहुत से बच्चे होंगे आप लोगों के सामने कि वो मिट्टी खाते हैं, बच्चे होते हैं ना जो मिट्टी खाते हैं, ये जो प्राइमरी स्कूल के अंदर वो तख्ती वगैरह होते हैं उसकी मिट्टी खाते हैं बच्चे, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सलेट वगैरह खाते हैं, या कुछ बच्चे चाक खाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जहाँ पे नया नया पलेस्तर होना उसको जो है ना थोड़ा सा करके वो भी खा लेता है, सीमेंट खाते हैं, वो जेब में रखे होते हैं, पैसों पे उसका कोई परवाह नहीं, सीमेंट को बू करके अगर उससे अच्छी बू आती है ना तो बंदा खा लेता है। इसको कहते हैं अनयूजुअल ईटिंग ऑफ हैबिट। इसको हम क्या कहते हैं? अनयूजुअल हैबिट ऑफ ईटिंग। वो चीज़ें खाना जो नहीं खानी चाहिए, ठीक है, बच्चों में, दैट इज नोन एज पायका। इसको हम क्या कहते हैं? पायका कहते हैं। मतलब अगर बच्चे मिट्टी खाए, अगर बच्चे, और वो बच्चे जो मिट्टी खाते हैं ना उसकी रंगत अगर आप देखें वो पेलर होता है, तो सारे माँ बाप फिर कहते हैं कि इसकी खून नहीं बन रही, क्योंकि उस बच्चे के अंदर आयरन की डिफिशिएंसी होती है और वो एनीमिया में होता है। तो जब भी बच्चा इस तरह कोई मिट्टी वगैरह खाए या प्लिस्टर टाइप स्लेट वगैरह ये चीज़ें खाए, चाहे आप उसमें इन्वेस्टिगेशन करें, उसमें आयरन की क्या होगी? डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, पोलीमाल्ट के नाम से सिरप आता है, इट इज़ बेस्ट फॉर द बेबीज। ठीक है, पोलीमाल्ट अपने पास लेके, ये वैसे भी बच्चों में बहुत अच्छा काम करता है। कोई बच्चा ग्रो नहीं करता, किसी बच्चे की जनाब फॉर एग्जांपल आपको पता है कि यार उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, खून नहीं बना रहा, तो बच्चों को अच्छा सिरप अगर देना चाहे, पोलीमाल्ट इज द नेम। ठीक है, ये तो बड़े भी पी सकते हैं, ठीक है, और बच्चे भी, लेकिन बड़ों के लिए और भी कुछ अच्छे फेरस सल्फेट के नाम से गोली वगैरह आती है, लेकिन बच्चे तो गोली नहीं खा सकते, तो उसको हम सिरप देते हैं पोलीमार्ट। तो इसके साथ लेके SYP सिरप फॉर्म, ये सिरप में होता है। ठीक है, पोलीमार्ट। ओके जी, नेक्स्ट यहाँ पे एडल्ट में आते हैं। ठीक है, एडल्ट के अंदर जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है, द मोस्ट कॉमन इफेक्ट ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी अकरिंग इन द नेल। ये किस पे होता है? नेल। नेल की जो नेचर है वो खराब हो जाती है, एंड इट मेक स्पून शेप। ठीक है ना, कोई ऐसा बंदा है जो नाखून का मतलब नाखून इस तरह काटता है टीथ से, ये हैबिट्स होती है कि नहीं यार? हर एक चीज इसमें है, हर एक चीज इसमें है। हाँ हाँ जी, ओके। लेकिन द नेल बिकम, नहीं मैं नहीं समझा, आप लोग इसको पॉइंट कर रहे हो, ठीक है ना? हाँ जी, ये बेचारा वो इधर फोकस कर, तुम उधर जा रहे हो, जैसा कि आप लोग के लिए बोर्ड वो है, ठीक है ना? द नेल बिकम ब्रिटल। ब्रिटल मीन इजी टू ब्रेक। वो नेल जो वीक होकर आसानी से टूट सकते हैं उसको क्या कहते हैं? ब्रिटल। ब्रिटल के साथ ब्रैकेट में लेके वीक एंड इजी टू ब्रेक, इजी टू ब्रेक। ठीक है, एंड टर्न टू स्पून शेप्ड। नेल किस तरह बन जाएंगे? स्पून शेप। इसमें एक चम्मच की तरह इसमें केविटी बन जाएगी, नोन एज कोइलोनिकिया। इसको क्या कहते हैं? कोइलोनिकिया।
जब नेल की जो अपेयरेंस है वो किस तरह बन जाती है, स्पून शेप नेल इज कॉल्ड कोइलोनिकिया। क्लियर है, ये पॉइंट्स याद रखने हैं। सो कोइलोनिकिया ये बहुत से लोगों में आती है, एडल्ट्स के अंदर उन लोगों में है जिसमें ऑलरेडी किस चीज़ की डिफिशियंसी हो, आयरन की डिफिशियंसी हो। ठीक है, सो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कैन कॉज कोइलोनिकिया। आप लोग को इसका इमेज दिखा रहा हूँ ताकि फिर आसानी से आप लोग देखें और इसको देखें। ये इस बंदे की नेल है, इसमें जो चेंजेस आई है इधर देख, इस नेल के अंदर इसमें कर्व बनी है स्पून की तरफ, मतलब चम्मच के अंदर स्पून शेप, इसमें केविटी है। ये स्पून शेप नेल है, मतलब नेल के अंदर एक केविटीज बनी है, जिस तरह केविटी किस में हो, चम्मच में होती है, इसको स्पून शेप नेल्स कहते हैं। और ये तब होता है व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन एडल्ट, दैट इज कॉल्ड कोइलोनिकिया। तो देखिए, अगर एमसीक्यू इस तरह आ जाए, एक बच्चा है उसको पेलरनेस है, डिस्पनिया है, टिकेप्निया है, इजी फटिगेबिलिटी है, लेकिन बच्चा मड वगैरह मट्टी वगैरह भी खाता है, तो उसमें कौन सी डेफिशिएंसी होगी, आयरन, दैट इज पाइका। अगर एक एडल्ट है उसमें टेकिकार्डिया, उसमें टिकेप्निया, शार्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेलरनेस सब कुछ है, लेकिन उसमें ऑन एग्जामिनेशन स्पून शेप नेल है, दैट इज अगेन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सो दिस इज द पॉइंट विच डिफरेंशिएट आयरन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। ठीक है, और ये दोनों फीचर किसी और एनीमियाज में नहीं पाई जाती। क्लियर है। लेकिन लैब इन्वेस्टिगेशन के आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर हम लैब इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन यू विल ऑर्डर इन अ पेशेंट। नंबर 1, ब्लड सीपी में हम फोकस करेंगे एचबी पे, एचबी लेवल चेक करते हैं, एमसीवी चेक करते हैं, एमसीवी के बाद हम चेक करते हैं फेराटिन, सीरम फेराटिन, फिर हम चेक करेंगे परसेंट सेचुरेशन, और इसके बाद चेक करेंगे टीआईबीसी। अगर आप लोग इस चीज़ों की मीनिंग ना समझे तो फिर इन्वेस्टिगेशन पे नहीं समझेंगे, इसलिए पहले हम इसकी मीनिंग यहाँ पे बता चुके हैं कि इन सब की मतलब क्या है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, टीआईबीसी वगैरह बताए। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, अनीमिया के अंदर एचबी लेवल क्या होता है, डिक्रीज, तो देयर विल बी डिक्रीज। अब देखें, एमसीवी नॉर्मल से क्या होगी, कम, 80 से कम होगी,